कैसे हैं आप लोग। देखिए, कल के वीडियो में हमने सेंटअप एग्जाम के ऑब्जेक्टिव 20 नंबर तक बना दिया था और आज आपको बताया जाएगा 21 नंबर से। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं कि कैसा है क्वेश्चन। देखिए, तो क्वेश्चन नंबर 21 में लिखा है कि यदि रेखा x/3 बराबर y/2 बराबर z/1 समानांतर है समतल 2ax प्लस में by प्लस में cz बराबर में 10, तो निम्न में कौन सत्य है। ऑप्शन नंबर ए 6a प्लस 2b प्लस में c बराबर में 10। ऑप्शन नंबर बी 2a प्लस में b प्लस में c बराबर 0। ऑप्शन नंबर सी 6a प्लस में 2b प्लस में c बराबर में 0। और ऑप्शन नंबर डी 6a प्लस में 2b प्लस में c इक्वल टू 1। देखो तो ध्यान देना सब लोग। क्वेश्चन है कि हई एक रेखा का समीकरण है और हई एक समतल है, दोनों एक दूसरे के समानांतर है। चलो इसके लिए हई लाइन खींच देते हैं, मतलब ये एक रेखा है और ये एक समतल है। इस तरह से देखो तो यह जो रेखा है वह हई है और यह जो समतल है वो हई है। कह रहा है कि ये दोनों एक दूसरे के समानांतर है, तो देखो हमने समानांतर ही खींचा है, तो निम्न में कौन सत्य है। तो याद रखना, हर एक समतल के पास एक अभिलंब सदिश होता है। अगर ये समतल है तो इस समतल पर कहीं ना कहीं एगो अभिलंब सदिश होगा, वेक्टर एन। समझ रहे हो। तो जो इस समतल पर लंब होगा वह इस रेखा पर भी लंब होगा ऑलरेडी, क्योंकि दोनों समानांतर हैं। तो हाई लाइन जो खींचोगे लंबवत, वह अगर यहाँ लंब होगा तो यहाँ भी लंब होगा। ठीक है। अब देखो, हाई जो समतल है, हाई समतल का हाई इक्वेशन है। ये जो समतल का इक्वेशन है, इसमें x का गुणांक, y का गुणांक, z का गुणांक अभिलंब का दिक् अनुपात होता है। इस समतल का ही समीकरण है और इसी समीकरण में अभिलंब का दिक् अनुपात है, जो है अभिलंब है। इसका दिक् अनुपात कौन होता है, x y z का गुणांक। और इस रेखा का दिक् अनुपात है नीचे वाला होता है। तो है a1 b1 c1 का काम करेगा और x का गुणांक, y का गुणांक, z का गुणांक a2 b2 c2 का काम करेगा। और जब दोनों रेखा एक दूसरे पर लंब है तो a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 बराबर 0 होगा। तो इसके साथ इसका गुना होगा, इसके साथ इसका गुना होगा, इसके साथ इसका गुना होगा, तो हो जाएगा 3 दूना 6a 2b 1c, 6a 2b 1c बराबर में 0। यही वाला सत्य है। उम्मीद है कि आप इस चीज को समझ गए होंगे। ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा तो सोच समझ के जवाब दीजिएगा। जब एक रेखा एक समतल के समानांतर होगी तो पक्का उन दोनों के दिक् अनुपात का गुणनफल और योगफल 0 होगा, क्योंकि समतल का अभिलंब रेखा पर लंब हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। 22 में भी कुछ इसी टाइप का क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा समझना है आपको। 22 में कह रहे हैं x/3 बराबर y/5 बराबर z/7 के समानांतर निम्नलिखित में किस तल पर लंब है। ये जो रेखा है यह निम्नलिखित में किस तल पर लंब है। ऑप्शन नंबर ए में दिया है 3x प्लस 5y, 3x प्लस में 7y प्लस में 5z बराबर में 15। और ऑप्शन नंबर बी में दिया है 3x प्लस 5y प्लस में 7z बराबर में 100।
सी में दिया है 7x प्लस में 5y प्लस में 3z बराबर में 10 और डी में दिया है x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 15। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन बहुत कम विद्यार्थी बना पाते हैं, पता ना इसमें थोड़ा सा थ्योरी कुछ अजीब है, इसके वजह से प्लेन का क्वेश्चन, समतल का 3D का क्वेश्चन बच्चे कम बना पाते हैं। लेकिन चलो फिर भी हम कोशिश करते हैं आपको समझाने का। हई जो दिया गया है यह एक रेखा का समीकरण है, प्रश्न पढ़ो तुमको समझ में आएगा। कह रहा है कि सरल रेखा x/3 y/5 z/7 निम्नलिखित में से किस तल पर लंब है। हई जो दिया है ये एक रेखा का समीकरण है और हई सब जो है तल है, समतल का समीकरण है। अब अगर यह रेखा मान लो है लाइन है, किसी समतल पर मान लो है समतल है, लंब हो रही है किसी समतल पर, ठीक है, तो फिक्स है कि अगर यह रेखा इस समतल पर लंब हो रही है तो हर एक समतल के पास एगो अभिलंब होता है। हम पहले ही बोले हैं कि जो भी समतल का चित्र बना है इस समतल के पास एगो अभिलंब जरूर होगा, जो कि इस पर लंब होता है वो वेक्टर एन कहलाता है। ये बात याद रखोगे तो कभी धोखा नहीं होगा। तो अगर इस समतल का अभिलंब हई है और हई रेखा इस पे जाके लंब हुई है तो अभिलंब भी लंब होता है और रेखा भी लंब है। इसका अर्थ है कि हई अभिलंबा और हई रेखा दोनों एक दूसरे के समानांतर हो गया। समझ में आया? दोनों तो जा करके इस पर लंबे हुआ है तो हई और हई समानांतर हो गया। हो सकता है कि हई एन कहीं यही हो जाए, तो जब यही हो जाएगा तो इसमें वही समतल सही होगा जिसमें 3, 5, 7 होगा या उसका समानुपाती होगा। समझ में आया? अब 3, 5, 7 जिसमें होगा लाइन से वही सही होगा, या 3 दूना 6, 5 दूना 10, 7 दूना 14, 6, 10, 14 भी होगा तो भी सही है, मतलब रेशियो भी सेम होगा तो भी चलेगा। तो यहां 3, 5, 7 ढूंढो, लाइन से किसी में है तो इसी में मिल जाएगा आपको 3, 5, 7, यही सत्य है। अगर 3, 5, 7 के जगह पर 6, 10, 14 होता तो भी सही होता, 9, 15, 21 होता तो भी सही होता, 12, 20, 28 होता तो भी सही होता, रेशियो भी सेम होगा ना तो भी चलेगा। और रेशियो सेम भी है, देखो 3 एकम 3, 5 एकम 5, 7 एकम 7, सही है, 1 का रेशियो है। अगर 2 गुना होता, 3 गुना होता, 4 गुना होता, 10 गुना भी होता तो भी चलता। तो ये बात याद रखना। 23 नंबर जो है ये आईटीएफ का क्वेश्चन है, 2 tan इनवर्स x। अब इसके लिए हम ऑप्शन क्या लिखे हैं, सबको पता है कि इसका मान होगा tan के पद में इसका मान 3 गो होता है, साइन के पद में, कॉस के पद में, tan के पद में। 2 tan इनवर्स x का मान साइन इनवर्स में लिखना होगा तो हो जाएगा 2x/1 + x²। इसी का मान हयो होता है, कॉस इनवर्स में लिखना होगा तो 1 - x²/1 + x²। और इसी का मान होता है tan के पद में, tan इनवर्स 2x/1 - x²। अब 2 tan इनवर्स x का 3 गो सूत्र होता है। अब जो आपका ऑप्शन में मिल जाए वही सही है, ऑप्शन में ये दिया है तो यही सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 24 नंबर। 24 में पूछ रहा है साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x बराबर व्हाट। अरे भैया ये भी आईटीएफ का क्वेश्चन है और हर कोई जानता है कि इसका मान π/2 होता है, लेकिन ये क्वेश्चन डीसी में भी पूछता है, ये क्वेश्चन इंटीग्रेशन में भी पूछता है। तो अगर इसका डीसी पूछे तो आंसर 0 हो जाएगा, क्योंकि π/2 अचर राशि है, अचर राशि का डीसी का होगा 0 होगा। चलो 25 नंबर देख लो। 25 में कह रहा है कि tan इनवर्स 1 का क्या मान होगा। तो भैया tan इनवर्स 1 का मान π/4 होता है, सब लोग जानता है। 26 नंबर देख लो। 26 नंबर में पूछ रहा है कि 5 से लेके 10 तक dx/x क्या आंसर होगा बताइए। ऑप्शन दे देते हैं, log 10, ऑप्शन नंबर बी log 5, ऑप्शन नंबर सी log 2, ऑप्शन नंबर डी log 15। देख लो dx/x का इंटीग्रेशन तो होगा सीधे सीधे log x, अपर लोअर लिमिट पुट करोगे 5 से 10, 10 पुट करोगे तो log 10 हो जाएगा।
2 पुट 5 पुट करोगे तो log 5 हो जाएगा, log 10 बटा log 5 होगा तो log 2 आएगा, और यही आपका आंसर होगा। माइनस होने पर भाग हो जाता है, तो 10 में 5 से भाग दोगे 2 आएगा, यानी इसका आंसर कौन सही है? सी सही है। चलिए, तो हम क्वेश्चन नंबर 26 भी बना लिए, आगे चलते हैं। देख भाई, 26 के बाद 27 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है 27 0 से π/2 sin स्क्वायर x dx। अरे भैया, इसका आंसर याद कर जाओ ना, π/4 होता है। ऑप्शन नंबर ए में दिया है π/3, ऑप्शन नंबर बी में दिया है π/4, और ऑप्शन नंबर सी में दिया है π/2, और ऑप्शन नंबर डी में दिया है 2π/3, 2π/3। और हम तुमको क्या बताएं, ये क्वेश्चन जो है ना 7.11 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। बड़ी आसानी से इससे समीकरण फर्स्ट मान करके अब बनाओगे ना तो आंसर आएगा कौन सी? π/4। कैसे बनता है? x के जगह π/2 माइनस एक्स करोगे तो cos इनवर्स में बदल जाएगा, फिर फर्स्ट सेकंड को जोड़ोगे तो साइन इनवर्स प्लस cos इनवर्स 1, और 1 का इंटीग्रेशन x के जगह π/2 रखोगे 2 भाग में आएगा, π/4 आ जाएगा। और हम तुमको बोले भी थे कि साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर ये 2 गो का याद रखना, हमेशा कौन सी आएगा? π/4 आएगा। तो क्या दिक्कत है, एक आध गो फॉर्मूला के रूप में याद भी रख लिया करो। चलो क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। 28 में लिखा है अवकल समीकरण dqy बटा dx³ प्लस में d² बटा dx² के होल पावर 3 प्लस में dy बटा dx के होल पावर 4 प्लस में y बराबर में x कोटि पूछ रहा है। कोई भी बता देगा। ए में 1 दिया है, बी में 2 दिया है, सी में 3 दिया है, डी में 4 दिया है। तो कोटि कौन होता है? अधिक घात डी का पावर जो सबसे अधिक होता है वही कोटि कहलाता है। तो 3 ना है, देखो तो यहाँ 3 है, यहाँ 2 है, यहाँ 1 है। डी का अधिकतम पावर, तो अधिकतम पावर 3 है, इसलिए इसका कोटि 3 होगा। ठीक है, अब आगे की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। 29 में लिखा है d² बटा dx² के होल पावर 4 प्लस में dy बटा dx के होल पावर 3 प्लस में y² बराबर 0 का घात बताएं। तो भैया जहां सबसे अधिकतम कोटि मिलती है उसी का होल पावर घात होता है। तो अधिकतम कोटि यही है, यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, तो दोनों में बड़ कौन है? 2। तो इसका होल पावर कितना है? 4, यही तो घात होगा, घात बराबर 4। 30 नंबर देखो, 30 नंबर में लिखा है अवकल समीकरण dy बटा dx बराबर e के पावर x प्लस y का हल बताएं। ऑप्शन नंबर ए में लिखा है e के पावर x प्लस y बराबर k। ऑप्शन नंबर बी में लिखा है e के पावर x माइनस y बराबर k। ऑप्शन नंबर सी में लिखा है e के पावर x प्लस e के पावर माइनस y बराबर में k। ऑप्शन नंबर डी में है नन ऑफ दीज। अब देखो, इसको बनाना है तो इसको 2 जगह गुना में पहले लिख दो ऐसे, dy बटा dx e के पावर x गुने e के पावर y, और इसको वहां भेज दो, इसको यहाँ भेज दो, यानी dy के नीचे e के पावर y बुला लो, और इसको वहां भेज दो, e के पावर x इंटू dx कर लो। मतलब dy के साथ में y वाला और dx के साथ में x वाला, इसका इंटीग्रेशन करोगे तो नीचे से ऊपर जाएगा, माइनस y हो जाएगा, यानी माइनस e के पावर माइनस y, इसका हो जाएगा e के पावर x प्लस में c। इसको उधर भेज दोगे तो ये जाके प्लस में हो जाएगा। तो सीधे सीधे ऐसे हो जाएगा, e के पावर x प्लस में e के पावर माइनस y, और उसके बाद बराबर में c। ये वाला ऑप्शन सही होगा जहां मिलेगा। तो यहाँ मिल रहा है e के पावर x प्लस e के पावर माइनस y बराबर में k या c, बात सेम है। तो यहाँ ऑप्शन नंबर सी सही है। ठीक है, चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 31। देखो तो क्वेश्चन नंबर 31 कह रहा है
डी वाई बटा डी एक्स प्लस में 2y tan x बराबर में sin x का समाकलन गुणांक, मतलब आईएफ पूछ रहा है, समझते हो ना, आईएफ इंटीग्रल फैक्टर, समाकलन गुणक पूछ रहा है भाई। समाकलन गुणक बताने का फॉर्मूला क्या है, y छोड़ के जो बचता है उसे p बोलते हैं, तो 2 tan x, और आईएफ का सूत्र क्या होता है, हर कोई जानता है, e के पावर p dx, तो e के पावर p dx, तो p कितना है, तो 2 tan x, सीधे सीधे e के पावर कितना हो जाएगा, tan x का dc होता है 2 बाहर कर दो, tan x का dc log sec x, 2 ऊपर आ जाएगा, ई से log भाग जाएगा, तो sec स्क्वायर x आंसर होगा। ये जिस ऑप्शन में होगा वही सही है भाई। 2 इसके ऊपर आ जाएगा तो log ई के साथ में भाग जाएगा, ई log लेके भाग जाता है, और 2 ऊपर आ जाएगा तो sec स्क्वायर हो जाएगा। और ऑप्शन नंबर कितना में है ये, तो ऑप्शन नंबर ए में दिया है sec स्क्वायर, यही सही है। 32 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 32 में लिखा है कि 2x प्लस में 3y प्लस में 4z प्लस में 5 बराबर 0 पर अभिलंब के दिक् अनुपात बताएं। इतना पर अभिलंब का दिक् अनुपात बताएं। थोड़ा देर पहले एगो सवाल हम बताए थे कि जो समतल का समीकरण लिखा रहता है, इस समतल में एक्स वाई जेड का जो गुणांक होता है वही अभिलंब का दिक् अनुपात होता है, क्योंकि हर एक समतल के पास एक अभिलंब जरूर होता है, और वह अभिलंब कौन होगा, उसका दिक् अनुपात कौन होगा, तो एक्स वाई जेड का जो गुणांक होगा वही होगा। तो बेशक 2, 3, 4 जिसमें होगा वही आपका दिक् अनुपात होगा। ठीक है, तो देख लो किस ऑप्शन में दिया है 2, 3, 4, तो 2, 3, 4 ए में दिया है, ए में ऑप्शन नंबर ए सही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 33 देख लेते हैं। 33 में लिखा है कि तल z बराबर 0 के समानांतर तल का समीकरण बताएं। अब देखो आइयो एगो तल है, ठीक इसके समानांतर तल की बात कर रहा है। तो देखो यहाँ जब दोनों तले हैं, माने तल के समानांतर तल, तो जैसा ये है इसको आप ऐसे लिख सकते हो 0x प्लस 0y प्लस z बराबर 0, तो इसका दिक् अनुपात 0 है, इसका 0, 1, ऐसा है 0, 0, 1। तो जो भी ऑप्शन दिया रहेगा उसमें 0, 0, 1 वाला ही खोजना है आपको, क्योंकि जब इसी तल के समानांतर एक और तल है, दोनों तल के समानांतर तल, तो जो इसका दिक् अनुपात होगा वही दिक् अनुपात उसका होगा, या समानुपाती भी हो सकता है। तो हमें ऐसा खोजना है कि जो 0, 0, 1 के समानुपाती हो या खुद यही हो। तो ऑप्शन नंबर ए क्या कह रहा है, ऑप्शन नंबर ए में कह रहा है x बराबर 5। अब बताओ x बराबर 5 है तो ये तो हो नहीं सकता है, क्योंकि ये x वाला है तो 1, 0, 0 हो जाएगा। और ऑप्शन नंबर बी में कह रहा है y बराबर 6, तो ये भी नहीं हो सकता है, क्योंकि ये 0, 1, 0 वाला हो जाएगा। और सी में कह रहा है z बराबर 1, तो ये हो सकता है, क्योंकि ये z वाला है तो 0, 0, 1 होगा। तो यही हमारा सही आंसर होगा इस प्रश्न के लिए। ठीक है, तल इतना के समानांतर तल का समीकरण पूछ रहा है, तो यही होगा भाई। ठीक है, अभी आपको हम बताएंगे क्वेश्चन नंबर 34। 34 में लिखा है i प्लस 3j प्लस में 2k का दिक् कोज्या बताएं। तो कोई भी बता देगा, 1 है तो 1 है, 3 है तो 3 है, 2 है तो 2, और बटा में रूट अंडर 1 के स्क्वायर 3 के स्क्वायर 2 के स्क्वायर, तो 4, 9, 13 या 1, 14, यही तो होगा। देख लो किस ऑप्शन में है, 1 बटा रूट 14, 3 बटा रूट 14, 2 बटा रूट 14, ऑप्शन नंबर ए में ही है, सही है। 35 नंबर क्वेश्चन देखो। 35 में लिखा है फंक्शन ए से लेके बी आच्छादक फलन होगा। अभी अभी पढ़ाए हैं कुछ दिन पहले, आच्छादक फलन होगा कब। तो देख भाई आच्छादक फलन के लिए पढ़ाए थे आपको fa बराबर b, याद रखना, और यही होगा सही, ऑप्शन नंबर बी में दिया है। लेकिन अगर अनाच्छादक पूछा होता, अनाच्छादक, तो अनाच्छादक के लिए पढ़ाए हैं fa उप समुच्चय b,
याद रखना। अगर अनाच्छादक पूछा होता तो हाई ऑप्शन में ढूंढा जाता, लेकिन आच्छादक पूछा है तो हाई ऑप्शन में ढूंढा जाएगा। ठीक है, कभी कभी एकाएकी अनाच्छादक भी पूछता है, चिंता मत करना, एकाएकी अनाच्छादक पूछेगा तब भी ये होगा। ठीक है, तो शब्दों पर ध्यान रखना, आच्छादक पर ये, अनाच्छादक पर ये, भूलना मत। अनाच्छादक पर ये, आच्छादक पर ये, पूछता है, इंपॉर्टेंट है, पूछता है, पूछेगा। ठीक है, तो इस बात को दिमाग में रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 36 नंबर। 36 में लिखा है a बराबर 1 2 3 4, तो कितने बाइजेक्टिव फलन होंगे? कितने बाइजेक्टिव फलन होंगे? कब? जब a से a में फलन होगा। तो a में कई गो है? 4 गो। a से a में फलन है, बाइजेक्टिव पूछ रहा है। बाइजेक्टिव का हिंदी जानते हो क्या होता है? बाइजेक्टिव का हिंदी होता है एकाएकी आच्छादक फलन। एकाएकी आच्छादक फलन, याद रखना। तो बाइजेक्टिव की बात पूछ रहा है, और बाइजेक्टिव में ए से ए में पूछ रहा है। तो ए में कई गो है? 4 गो। इसका सूत्र होता है कि नंबर ऑफ ए बराबर n हो, तो नंबर ऑफ बाइजेक्टिव फलन, नंबर ऑफ बाइजेक्टिव फलन, तो आंसर होता है n फैक्टोरियल n। याद रखना, ये सूत्र याद रखना। a में n गो सदस्य हो तो बाइजेक्टिव फलन का संख्या निकालने के लिए फैक्टोरियल n यूज होता है। और फैक्टोरियल n तो a में कई गो है? 4 गो, तो फैक्टोरियल 4 मतलब 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1, 4 तिहाई 12 दूनी 24, आंसर होगा 24। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछ सकता है आपके एग्जाम में। बाइजेक्टिव बताने के लिए क्या होगा? तो फैक्टोरियल n प्रयोग किया जाएगा, और इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। ठीक है, तो इसको याद रखना। चल भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 37 नंबर क्वेश्चन में लिखा है कि y इक्वल टू साइन एक्स, तो डबल डीसी बताएं इसका। कोई भी बता सकता है, साइन का डीसी कॉस, कॉस का डीसी माइनस साइन, और यही आपका आंसर होगा। ठीक है, माइनस साइन किस में है? डबल डीसी पूछ रहा है, साइन का डीसी कॉस, कॉस का डीसी माइनस साइन। अब ऑप्शन में देखो क्या दिया है, ऑप्शन में दिया है साइन एक्स, ऑप्शन नंबर बी में दिया है साइन स्क्वायर एक्स, और ऑप्शन नंबर सी में दिया है कॉस एक्स, और ऑप्शन नंबर डी में दिया है माइनस वाई। अब देख भाई, साइन एक्स का डीसी एक बार करोगे तो कॉस एक्स आएगा, और कॉस एक्स का डीसी एक बार और करोगे तो माइनस साइन वाई साइन एक्स आएगा। अब तुम बताओ कि इसमें चारों ऑप्शन में कौन सही है? बच्चों को कहीं मिलेगा नहीं, साइन एक्स है, माइनस साइन एक्स है, और साइन एक्स दिया है, तो वो कहेगा कि क्वेश्चन में गलत है। अरे भैया क्वेश्चन में गलत नहीं है, साइन एक्स का मान कितना है? वाई। तुम्हारा आया है माइनस साइन एक्स, तो लिख दो माइनस वाई, माइनस का माइनस रह जाएगा, साइन एक्स का मान कितना है? वाई, तो वाई लिख दो, और ये आपका सही हो जाएगा। तो ऐसा भी क्वेश्चन दे सकता है, थोड़ा सा घुमा के, ध्यान में रहना। 38 नंबर क्वेश्चन देखो, y इक्वल टू 11x स्क्वायर। वैसे भी हम तुमको इतना ना घुमा घुमा के पढ़ा दिए हैं ना कि कुछ छूटने वाला है नहीं। देखते रहो, कोशिश करते रहो, थोड़ा सा हार्ड थोड़ा सा आसान क्वेश्चन आता है, बट कुछ छूटेगा नहीं, हमें भरोसा है। अब इसका पूछ रहा है कि 3 बार डीसी करो। 3 बार डीसी नहीं कर सकते हो? बोलो, 1 बार डीसी करोगे तो 22x होगा ना जी, 22x। 1 बार और डीसी करोगे तो खाली 22। तो हाई फर्स्ट डीसी है, हाई सेकंड डीसी है, और थर्ड डीसी निकालना है, तो 22 का डीसी 0, तो थर्ड डीसी 0, सीधी सी बात है। तो ऑप्शन नंबर सी सही है इसका, सी में 0 दिया है। ठीक है, 39 नंबर क्वेश्चन देखो, 39 में लिखा है लॉग रूटेक्स का डीसी रूटेक्स के सापेक्ष करें।
रूट एक्स के सापेक्ष। अरे भैया तुम सबको तो हम पढ़ा दिए हैं, पवन सिंह का डीसी अक्षरा सिंह के सापेक्ष नहीं पढ़ाए हैं, सलमान खान के डीसी कैटरीना कैफ के सापेक्ष। ध्यान दो, लॉग रूट एक्स का डीसी एक्स के सापेक्ष निकालो तो इसका डीसी आएगा 1/2x, तुमको पढ़ा दिया गया है। लॉग रूट एक्स का डीसी 1/2x और रूट एक्स का डीसी होता है 1/2 रूट एक्स, ऐसे होता है। तो इसका डीसी है इसका डीसी है, दोनों को भाग दे दो 1/2x, अब भागा 1/2 रूट एक्स। जब भाग दोगे तब भाग पलटता है, गुना में आता है तभी पलट जाता है, मतलब 1/2x गुने 2 रूट एक्स बटा 1, 2 से 2 कट जाएगा और रूट एक्स से ही x कट जाएगा तो नीचे रूट एक्स आ जाएगा, यानी आंसर होगा 1/2 रूट एक्स। एक बार फिर समझ लेना, किसी भी चीज का डीसी किसी अन्य चीज के सापेक्ष पूछेगा तो दोनों का डीसी करते हैं, समझ रहे हो, लेकिन जो सापेक्ष वाला होता है उससे भाग दे देते हैं। अब जैसे log रूट एक्स का डीसी तुमको याद कराया गया है 1/2x और रूट एक्स का डीसी याद कराया गया है 1/2 रूट एक्स। अब दोनों को भाग दे दो, रूट एक्स वाला नीचे रहेगा क्योंकि इसी के सापेक्ष पूछ रहा है, तो हाई वाला नीचे रहेगा हाई वाला ऊपर रहेगा, इतना भागा इतना, तो लिखे हैं देखो इतना भागा इतना लिखे हैं। अब भाई भाग को गुना में करेंगे तो ही पलट जाएगा, तो गुना में करेंगे तो ही पलट के ऊपर हो जाएगा, तो ऐसे हो जाएगा, कटा देंगे 1/√x आ जाएगा, सही हो जाएगा। अगर 1/√x सी नंबर में दिया है, सी नंबर सही हो जाएगा। आखिरी क्वेश्चन 40 नंबर देख लो, इस वीडियो में आखिरी क्वेश्चन यहीं तक रहने देंगे। fx इक्वल टू दिया है x³ माइनस में 2x स्क्वायर प्लस में x प्लस में 6, इसका महत्तम मान पूछ रहा है। भैया मेरे महत्तम मान निकालना है तो हम तुमको मैक्सिमम मिनिमम में पढ़ा दिए, इसका डीसी कर दो, डीसी 3x स्क्वायर माइनस में 4x प्लस में 1, 6 का डीसी 0। डीसी करने के बाद इसे 0 के बराबर ले लो, f' बराबर 0 ले लो, माने इतना बराबर 0 ले लो, 3x स्क्वायर माइनस में 4x प्लस में 1 बराबर 0, और 0 लेके इसका फैक्टर तोड़ो, फैक्टर तोड़ने के बाद x के 2 गो मान आएगा, एगो हिया एगो हिया। अब इस दोनों मान को ले जाके इसमें रख दो, समझ रहे हो, इसका फैक्टर तोड़ोगे हल करोगे तो x का 2 गो मान आएगा, इस दोनों मान को इसमें रख देना, इसमें रखोगे ना तो 2 गो आंसर आएगा। मान लो कि हई अल्फा आया है हई बीटा आया है, तो अल्फा को यहाँ रखोगे तो एफ अल्फा का मान कुछ ना कुछ मिलेगा, उसी तरह से बीटा रखोगे तो एफ बीटा का मान कुछ ना कुछ मिलेगा। तो जो है दोनों मिलेगा, इसमें जो सबसे बड़ होगा वही महत्तम मान होगा, और तुम निकाल के देखना, एगो आएगा 166/27 जो सबसे बड़ होगा, और यही आपका आंसर होगा। हमने एक बार निकाला था, हमें याद है 166/27, ठीक है। तो इस वीडियो का अंत यहीं पे करेंगे हम लोग, और 40 गो ऑब्जेक्टिव हमने बना दिया 2 वीडियो में, ठीक है। और हमने बहुत कोशिश किया है कि आपको तूड़ तूड़ के समझाया जाए, बताया जाए। हमें भरोसा है कि आप बहुत कुछ समझ गए होंगे, अगर थोड़ा कम भी समझे होंगे तो 1 से 2 बार 2 से 3 बार वीडियो देख के समझने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है। और लाइक जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट में बता भी दीजिएगा। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। ओके, थैंक यू, बाय बाय।